राम राम, जय श्री श्याम। आज हम देशांतरों का अध्ययन करके आनंद उठाएंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट अवश्य देख लें, जिससे आपके लिए यह वीडियो आसान हो जाए। जय श्री राम। दोस्तों, ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। एक आडी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। एक होती है सीधी रेखाएं। इन सीधी रेखाओं को हम लंबवत रेखा भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं। तो ग्लोब पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं या लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। देशांतरों को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। देशांतरों का एक अन्य नाम याम्योत्तर है, जिसे इंग्लिश में मेरिडियन कहा जाता है। तो आपको कोई कहे देशांतर या लॉन्गिट्यूड या याम्योत्तर या मेरिडियन, तो चारों एक ही बात है। अब दोस्तों, आपसे कोई पूछ ले देशांतर किसे कहते हैं, तो आप बड़े ही सरल शब्दों में, ये पृथ्वी का ग्लोब का क्या है? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर वर्टिकल रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ग्लोब पर ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं भी देशांतर कहलाती हैं। देशांतर क्या है? तो दोस्तों, हमने ये क्या ले लिया? खरबूजा। इस खरबूजे पे ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये रेखाएं क्या है? देशांतर। अब दोस्तों, आप गौर से देखिए, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगे, यहां तक क्या बनेगा? आधावर्त, अर्धवर्त। ये देखते हैं एक बार ऐसे ही। ये अपने पास क्या है? उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहां से लेकर यहां तक ये रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? देशांतर। तो ये किसके समान है? अर्धवर्त के समान। तो देशांतर अर्धवर्त या सेमी सर्कल होते हैं, जबकि अक्षांश वर्त होते हैं। ये देखिए, अक्षांश क्या है? वर्त है। अक्षांश वर्त या सर्कल होते हैं, जबकि देशांतर अर्धवर्त या सेमी सर्कल होते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है देशांतरों की संख्या। दोस्तों, ये 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। आप बताइए कौन से दो बराबर भाग होंगे? तो आशा करता हूं आपके जवाब होंगे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। इसीलिए इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। इसके पूर्व में स्थित देशांतरों को पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम में स्थित देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ये 0 डिग्री के पूर्व में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार ये 0 डिग्री के पश्चिम में 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर और यह 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो अब देशांतरों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ये हम क्या ले लेते हैं? एक बार ग्लोब। इस पर ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इससे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहां हो गया और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी यहीं हो गया। तो एक तो हो गया 0 डिग्री देशांतर, एक हो गया 180 डिग्री देशांतर, 179 इसके इधर, 179 इसके इधर। तो टोटल देशांतर कितने हो गए? 1 + 1 + 179 पूर्व में और 179 पश्चिम में। तो ग्लोब पर देशांतर कितने हो गए? 360। आपसे कोई पूछे ग्लोब पर देशांतरों की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर होगा 360। मानचित्र पर देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो यह हमने विश्व का मानचित्र ले लिया। इसमें आपने क्या देखा? ये 0 डिग्री बिल्कुल पृथ्वी के बीच में क्या होगी? 0 डिग्री। ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो 180 लाइन इसके इस साइड में होगी और ये 180 डिग्री पूर्वी
देशांतर, तो 180 लाइन इसके इस साइड में होगी। क्या होगा दोस्तों, ये 0 डिग्री, 180 लाइन इसके इधर और 180 लाइन इसके इधर। ग्लोब पर तो क्या होती है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों एक ही रेखा होती है। परंतु मानचित्र पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एक अलग रेखा है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक अलग रेखा है। तो यहाँ टोटल कितनी रेखाएं होंगी, एक 180 और 180, 360, एक 361। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, देशांतरों या लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है, आपका उत्तर होगा 360। ग्लोब पर देशांतरों की संख्या कितनी है, आपका उत्तर होगा 360। मानचित्र पर देशांतरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 361। इसके बाद दो विपरीत देशांतर मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करते हैं। दो विपरीत देशांतर मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक देशांतर है, इसका ये क्या है, उल्टा देशांतर, तो ये दोनों मिलकर एक वर्त बना रहे हैं, नहीं बना रहे। ऐसे ही इस देशांतर का उल्टा देशांतर ये, और ये दोनों मिलकर एक वर्त बना रहे हैं। तो कोई भी देशांतर अपने अपोजिट देशांतर या अपोजिट लॉन्गिट्यूड के साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करता है। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, तो बस आप इसको अपोजिट लॉन्गिट्यूड ढूंढ ले। और अपोजिट लॉन्गिट्यूड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, दो विपरीत देशांतरों का योग सदैव 180 होता है। तो 180 में से दिया गया देशांतर घटा दो, तो ये 5 घटाया क्या है, 175। और पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। तो 5 डिग्री देशांतर का अपोजिट लॉन्गिट्यूड क्या है, 175 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, 175 डिग्री पश्चिमी देशांतर के साथ। आपको कोई कहे 0 डिग्री देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, तो 180 डिग्री देशांतर के साथ, 180 में से 0 गया 180। कोई बोलते हैं 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, तो इसका अपोजिट लॉन्गिट्यूड 180 में से 20 गया 160, और ये पश्चिमी का उल्टा पूर्वी देशांतर। तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर 160 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा। 40 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, तो 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, तो 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही आपको कोई कह दे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करेगा, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर क्या होता है, 180 में से 90 गया 90 डिग्री, और पूर्व का उल्टा पश्चिम। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर के साथ मिलकर वर्तीय सर्कल का निर्माण करें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न उठता है, देशांतरों के मध्य दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये हमने दो देशांतर ले लिए, और इन देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध या जोन या बेल्ट। अक्षांशों के मध्य दूरी को बेल्ट भी कहा जाता है, कटिबंध और जोन भी कहा जाता है। देशांतरों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, गोरी। एक प्रश्न और कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, अक्षांश और देशांतरों के काटने से, ये अक्षांश और देशांतरों के काटने से किसका निर्माण हो रहा है, तो आपका उत्तर होगा नेटवर्क या ग्रिड या जाल या ग्रेटिट्यूड या ग्रेटिट्यूड। तो यहां से 3 प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दो देशांतरों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, गोरे। दो अक्षांशों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, बेल्ट, कटिबंध या जोन। और अक्षांश और देशांतरों के प्रतिच्छेदन से किसका निर्माण होता है, नेटवर्क या ग्रिड या जाल या ग्रेटिट्यूड का निर्माण होता है। दोस्तों दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव क्या होती है, समान। ये देखिए इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी हर स्थान पर क्या होगी, समान। परंतु दो देशांतरों के मध्य दूरी क्या होती है, असमान। देखो ध्रुवों पर कितनी है, 0। जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये देखिए ध्रुवों से हम किसकी तरफ आए, भूमध्य रेखा की तरफ। तो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी किस स्थान पर होती है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर।
कितनी होती है, तो यहां पर इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। तो आपसे पूछे कि दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, तो 111.32 किलोमीटर किस स्थान पर होती है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। देशांतरों के मध्य सबसे कम दूरी किस स्थान पर होती है, तो देखिए दोस्तों ध्रुवों पर देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 0। तो आपका जवाब आ जाएगा ध्रुवों पर देशांतरों के मध्य दूरी क्या होती है, 0 या 0। तो यहां से भी 3% बढ़ रहे हैं आपके लिए। देशांतरों के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी किस स्थान पर होती है, विषुवत रेखा पर। देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 0। कहां पर होती है, ध्रुवों पर। एक बार आप आराम से देखें, ये देखिए ध्रुवों से सभी देशांतर निकलते हैं, तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कितनी है, 0। और जैसे जैसे देखो ये दो देशांतर है, इनके बीच जैसे जैसे ये बीच में जाएंगे पृथ्वी के, क्या होगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी और भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, सर्वाधिक। तो आप बड़े आराम से डायग्राम बड़ा बड़ा के इसको कवर कीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है कि देशांतरों का कार्य क्या है। तो दोस्तों देशांतरों की सहायता से समय व तिथि का निर्धारण किया जाता है। टाइम एंड डेट का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, देशांतरों की सहायता से। अक्षांशों की सहायता से क्या किया जाता है, तो अक्षांशों की सहायता से किसी स्थान के जलवायु, वायुदाब व तापमान का पता लगाया जाता है। देशांतरों की सहायता से किसी स्थान के टाइम और डेट का पता लगाया जाता है। एक प्रश्न और आता है, अक्षांश व देशांतरों की सहायता से किसका पता लगाया जाता है, तो किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन अक्षांश और देशांतरों की सहायता से ज्ञात की जाती है। इसके बाद प्रश्न आता है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण द्वारा लिया गया समय। तो आपका उत्तर होगा 4 मिनट। अब दोस्तों मैंने कहा था कि इस टॉपिक का हम आनंद उठाएंगे, तो अब आनंद उठाएंगे तो इसको समझना भी पड़ेगा कि 4 मिनट कैसे लगती है। तो देखो दोस्तों देखते हैं कि देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण 4 मिनट कैसे लेती है। ये क्या है दोस्तों, सूर्य, और ये इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। ये सन और ये अर्थ। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व में पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है, तो पश्चिम से पूर्व में। अब इसके बाद दोस्तों यहां प्रश्न उठता है कि यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करती है। तो एक बार मुझे यह कहना पड़ेगा, देखो दोस्तों पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है, एक परिक्रमण गति और दूसरा परिभ्रमण गति। इस परिभ्रमण गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं। एक तो होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, और एक होती है परिभ्रमण या घूर्णन गति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशन। तो दोस्तों ये परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, ये ग्लोब है। अगर मैंने इसके चारों तरफ चक्कर काटा तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी ने ग्लोब की परिक्रमा कर दी। और अगर दोस्तों मैं इस ग्लोब के चारों तरफ चक्कर नहीं काट के और अपनी जगह पर चारों तरफ चक्कर काटता, अपनी जगह पर ही चक्कर काटता, तो इसको आप क्या कहेंगे, परिभ्रमण या घूर्णन। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती, तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अपने स्थान पर ऐसे खड़ी है, मान लो मैं पृथ्वी और ये क्या है, सूर्य है। तो पृथ्वी अपने स्थान पर चक्कर काटेगी ऐसे शक्तिमान की तरह, और ये पृथ्वी शक्तिमान बन के क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आपने क्या देखा, पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यानी परिभ्रमण करती है, उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन और लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे। तो बताओ 365 दिन से किसका निर्माण होता है,
1 साल का, और 4 साल में 6 घंटे के हिसाब से 24 घंटे और होते हैं, तो 1 दिन और बढ़ता है। तो 4 साल में एक बार 29 फरवरी या 366 दिन होते हैं या नहीं? तो क्या हुआ, पृथ्वी की परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, वर्ष का निर्माण। इसीलिए पृथ्वी की परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहा जाता है। अब दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? अरे ये खुद की जगह घूमने में है, कितना समय लेती है? तो लगभग 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटे। और 24 घंटे में क्या बनता है ये तो आप जानते हैं, 1 दिन। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति को पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि परिभ्रमण के कारण तो क्या बनते हैं? दिन रात, और परिक्रमण के कारण क्या बनता है? वर्ष। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है, और पृथ्वी की परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके बाद मित्रों प्रश्न उठता है कि ये दिन रात क्या घूर्णन नहीं होता तो दिन रात नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते दोस्तों। कैसे? जैसे मान लो दोस्तों मैं पृथ्वी हूं और यह अपना ग्लोब क्या है? सूर्य। इस सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में जा रही है, तो ये सूर्य की किरण मेरे कौन से हिस्से पे आके पड़ रही है? तो ये मेरा पूर्वी हिस्सा है, ये मेरा पश्चिमी हिस्सा। तो मेरे पूर्वी हिस्से पे आके क्या पड़ रही है? सूर्य की किरण। अब मैं घूर्णन नहीं करता, सिर्फ परिक्रमा करता, तो यहां तो क्या है? रात, और यहां क्या है? दिन। अब आप देखते जाइए, मेरे इस हिस्से पर सदैव सूर्य का प्रकाश रहेगा, तो यहाँ दिन, और यहाँ पर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या होगी? रात। तो जब तक पृथ्वी सिर्फ परिक्रमण करती है, दिन रात नहीं बनते। जिस स्थान पर दिन होता है वहां दिन ही रहेगा, और जिस स्थान पर रात होती है वहां सिर्फ रात ही रहेगी। तो दोस्तों फिर दिन रात कैसे बने? तो ये पृथ्वी हूं मैं, और ये सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। अगर मैंने घूर्णन करना शुरू कर दिया तो दिन रात बनेंगे। यहाँ क्या था? दिन, और यहाँ क्या थी? रात। अब जैसे ही पृथ्वी ने घूर्णन शुरू किया, वैसे ही क्या हुआ दोस्तों? अब इस हिस्से पे तो क्या हो गया? दिन, और इस हिस्से पे क्या होगी? रात। तो दिन रात बनने के लिए उत्तरदायी गति कौन सी है? पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन रात। घूर्णन गति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रोटेशन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या है? अपना ग्लोब या पृथ्वी, और ये मान लो इधर से इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को कितनी देर में? भी मैंने बताया था पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करती है, तो 24 घंटे में क्या करेगा? पूरी पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचे जाएंगी 24 घंटे में। तो बताओ ये कितने देशांतर हैं इस ग्लोब पर? 360 देशांतर। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि 360 डिग्री देशांतर या यमोत्तर किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा 0 डिग्री देशांतर को ही 360 डिग्री देशांतर कहा जाता है। और इन 360 देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरण ने कितना समय लिया? 24 घंटे। और 24 घंटे को 60 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 1440 मिनट। 24 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया तो कितनी मिनट आ गई? 1440 मिनट। अब 1440 मिनट आ गई, तो इसमें आपने 360 का भाग दिया, और ये क्या आ गया? 36 चौके 144। तो बताओ एक देशांतर को इस देशांतर से सूर्य की किरण इस देशांतर तक आने में कितना समय लेगी? 4 मिनट का समय लेगी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण 4 मिनट का समय लेती है। और दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व में करती है, इसी वजह से पृथ्वी पर सूर्य उदय पूर्व में और अस्त पश्चिम में होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये पृथ्वी है, ये इसका पश्चिमी भाग और ये इसका पूर्वी भाग। तो सूर्य की किरण पहले किस दिशा में पड़ेगी? पूर्व में। तो क्या होगा? सूर्य की पहली किरण कहां पड़ेगी? पूर्व में। तो पूर्वी भाग का समय आगे रहेगा और पश्चिमी भाग का समय पीछे रहेगा। पृथ्वी पर पूर्वी भाग का समय आगे रहेगा और पश्चिमी भाग का समय पीछे रहेगा, और पृथ्वी पर सूर्य उदय पूर्व में होगा और सूर्य अस्त पश्चिम में होगा। अब दोस्तों ये एक बार हम क्या ले लेते हैं? मानचित्र। यह 0 डिग्री देशांतर, यह 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यह 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आपसे।
ये क्या है 0 डिग्री देशांतर, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आप बताइए सूर्य की किरण सबसे पहले कहां पड़ेगी? इस स्थान पर, और सबसे बाद में इस स्थान पर। तो इस स्थान से इस स्थान के बीच में कितने देशांतर हैं? 360 देशांतर। तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण 4 मिनट लेगी, तो 360 देशांतरों को पार करने में 1440 मिनट। तो बताओ 1440 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 24 घंटे। तो इस स्थान से इस स्थान के मध्य दूरी में 24 घंटे या एक दिन का अंतर है। 24 घंटे या एक दिन का अंतर है। तो यहां पर आपको दो चीजें समझनी। एक तो ये 0 डिग्री देशांतर क्या है? पृथ्वी के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो यहां से पूरे विश्व का समय क्या किया जा सकता है? एडजस्ट किया जा सकता है। तो विश्व का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? 0 डिग्री देशांतर से। इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को, क्योंकि पूरे विश्व का मानक समय कहां से लिया गया? इस 0 डिग्री देशांतर से लिया गया। दोस्तों इसका एक नाम मैंने आपको बताया था, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसका एक नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसको अंग्रेजी में प्रधान याम्योत्तर रेखा को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन में किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड में एक वेधशाला है। इंग्लैंड में क्या है? एक वेधशाला। लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और वहां पर एक वेधशाला है ग्रीनविच। इस ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से 0 डिग्री देशांतर क्या होता है? गुजरता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। और यहां से लिए गए समय को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? GMT। तो आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए GMT, तो आप समझ जाएंगे अंतरराष्ट्रीय समय या 0 डिग्री देशांतर से लिया गया समय क्या कहलाता है? GMT। इस यहां से लिए गए समय, 0 डिग्री देशांतर से लिए गए समय को पूरी दुनिया मानती है, पूरा विश्व मानता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम। और यूनिवर्सल टाइम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? UTC। तो आज के बाद पेपर में कभी भी प्रश्न आ जाए, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, यूनिवर्सल टाइम लाइन, UTC या GMT या ग्रीनविच मीन टाइम कहां से लिया गया है? तो आप कह देंगे 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को इतने नामों से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर किस देश से गुजरती है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में कौन सी वेधशाला से? ग्रीनविच वेधशाला से। अब आप सोच रहे होंगे वेधशाला क्या होती है? तो दोस्तों जहां पर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है ना, वो स्थान क्या कहलाता है? वेधशाला। जैसे ज्योतिषी नहीं बताते क्या? बोला तेरे ग्रह दशा खराब चले गया और नहीं तेरा दिन चौका बड़ा, तो दोस्तों वो किसको देख के बताते हैं? इस वेधशालाओं में अध्ययन करके ही बताते हैं। जय श्री राम। इसके बाद दोस्तों ये क्या है? पूर्वी देशांतर, और ये क्या है? पश्चिमी देशांतर। तो इस GMT, इस समय को क्या कहेंगे? GMT। इस GMT के पूर्व में स्थित देशों का टाइम GMT या अंतरराष्ट्रीय समय से क्या होगा? आगे। और इसके पश्चिम में स्थित देशों का समय GMT से पीछे। तो अब भारत का मानक समय क्या है? तो दोस्तों एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहां पर कौन है? भारत। तो आपको कोई पूछ ले भारत का समय यानी IST, इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो ये 82.5 डिग्री यानी IST GMT से आगे हो गया पीछे, तो इसके पूर्व में है तब तो इससे आगे, और अगर इसके पश्चिम में होती तो इससे पीछे। तो अब कितना आगे होगी? तो इन दोनों के बीच कितने देशांतरों का अंतर है? इस 0 डिग्री से 82.5 तक जाऊंगा तो कितना चलना पड़ेगा? 82.5। अब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है,
तो 80 देशांतरों को पार करने में 320 मिनट, फिर 2 देशांतरों को पार करने में 8 मिनट 328 मिनट, और आधे देशांतर को पार करने में 2 मिनट। तो टोटल कितनी मिनट हो गई? 330 मिनट। और 330 मिनट को हम 5 घंटे 30 मिनट कहते हैं। तो IST GST से GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और GMT IST से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। तो अगर प्रश्न आ जाए IST GMT से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न आ जाए GMT IST से कितना पीछे है, तो 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। इंग्लैंड का मानक समय कहां से लिया गया है? 0 डिग्री देशांतर से। अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहां से लिया गया है? तो 0 डिग्री देशांतर से। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है वो समझाते हैं। जैसे भारत में इस वक्त क्या बज रहा है, अपन ये मान लेते हैं भारत में इस वक्त 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, और 3 PM, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये PM AM समझा देता हूं। AM का मतलब होता है आफ्टर मेरिडियन, आफ्टर मेरिडियन, मेरिडियन के इधर, आफ्टर मेरिडियन। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। आप ध्यान रखना, AM का मतलब आफ्टर मेरिडियन और PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन। ये मेरिडियन लाइन है, तो इसके क्या, इधर का समय AM और इधर का समय PM। हम AM PM के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों रात को 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे, रात को 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम तो कहलाता है AM। और अभी दोपहर के 12 बजे से 12 बजे के बाद से लेकर रात को 12 बजे तक का टाइम क्या कहलाता है? PM। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? PM। अब अगर भारत में 3 PM हो रहा है, तो इंग्लैंड के टाइम को निकालना हो, या विश्व का मानक समय निकालना हो, या GMT निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? ये 5.5 घंटे पीछे है, तो 3 में से 3 घटाओगे 12 आएगा, फिर 12 में से 2 घटाओगे 10 आएगा, और 10 में से आधा घटाओगे 9:30 आएगा। तो 9:30 कब क्या होंगे? पहले के, तो 3 बजे से पहले क्या होगा? सुबह के 9:30 बजे। तो बताओ जब भारत में 3 PM होंगे, तो इंग्लैंड में क्या टाइम होगा? 9:30 AM। आपको आनंद आ रहा होगा। तो भारत के समय से अगर इंग्लैंड के समय तक जाना है, तो क्या करो? घटा दो। आपको कोई कहे कि अंतरराष्ट्रीय समय 6 AM, अंतरराष्ट्रीय समय क्या है? 6 AM। तो बताओ भारतीय मानक समय कितना होगा? तो आप बड़े आराम से बता देंगे, अंतरराष्ट्रीय समय में 5.5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? भारत का मानक समय। तो ये समय अपन ने क्या जोड़ा? 5 घंटे 30 मिनट। यहां जोड़ना पड़ा 11:30, सुबह के 6 बजे से 5 घंटे 30 मिनट बाद दोपहर के 11:30 को अपन क्या कह देंगे? AM। तो जब ग्रीनविच पर 6 AM का समय होगा, तो भारत में क्या समय होगा? 11:30 AM। आशा करता हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम और भी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, यूनिवर्सल टाइम लाइन या UTC। यह तो हो गया 0 डिग्री के बारे में। और इस 0 डिग्री के बारे में 2 प्रश्न और आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जरा उनको भी हम देख लेते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर, और ये क्या है? पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश। ये दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं वहां पर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए 0 अंश देशांतर, डिग्री को अंश कहते हैं, 0 अंश देशांतर और 0 अंश अक्षांश किस स्थान पर मिलते हैं या किस स्थान पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन। एक दोस्तों ये क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यह भी ध्यान देने योग्य है। कर्क रेखा 0 डिग्री देशांतर से कहां पर मिलती है? अल्जीरिया नामक देश, अल्जीरिया। तो ये 2 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। 0 डिग्री देशांतर, कर्क रेखा को किस स्थान पर काटती है? अल्जीरिया में। और भूमध्य रेखा को किस स्थान पर काटती है? अटलांटिक महासागर।
अभी दोस्तों समय से संबंधित क्वेश्चनों को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक बार हम देख लेते हैं इस 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये 180 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इन दोनों के बीच कितने समय का अंतर है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 24 घंटे का, और 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन। तो इस हिस्से में एक दिन ज्यादा होगा और इस हिस्से में एक दिन कम होगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, बताओ ये इसके कौन सी दिशा है? तो पश्चिम। तो ध्यान रखना, कई बार लोग इसको पूर्व बोल देते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की ये साइड कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। जबकि 0 डिग्री के ये कौन सी दिशा में है? पूर्व में। और ये साइड अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कौन सी दिशा में है? पूर्व में। तो आप यहां एक चीज ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाने पर एक दिन आगे, एक दिन प्लस, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाने पर एक दिन पीछे। तो यहां बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या यह ध्यान देना है कि यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पश्चिम है और यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पूर्व है, जबकि यह 0 डिग्री का क्या है? पूर्व, और यह 0 डिग्री का पश्चिम। तो कई बार हम यहां गलती कर बैठते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाने पर एक दिन आगे और पूर्व में जाने पर समय एक दिन पीछे हो जाता है। तो अगर इस स्थान पर मंगलवार है तो बताओ यहां क्या होगा? सोमवार। अगर इस स्थान पर 5 अगस्त है तो बताओ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में क्या होगा? 4 अगस्त। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाने पर तारीख एक दिन आगे बढ़ जाती है और पूर्व में जाने पर तारीख एक दिन पीछे बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बाएं चलने पर एक दिन आगे और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दाएं चलने पर एक दिन पीछे का समय आता है। अब दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। टोटल कितने देशांतर बताए मैंने आपको? 360। कितने? 360। उन 360 देशांतरों में से एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या इंटरनेशनल डेडलाइन। तो देखो ये इंटरनेशनल 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन। और ये तिरछी क्यों है वो भी बताते हैं आपको। ये ऐसे है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्लोब पर कैसे खींचेगी? ये ऐसे। आप कभी ग्लोब को ध्यान से देखेंगे ना हाथ में लेके, तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों ये तिरछी क्यों है पहले तो आपको ये बताते हैं। इसमें देखो ये इनको कहते हैं विचलन। एक आदमी, जैसे मैं रास्ते पे चल रहा हूं और एक शराबी को आपने देखा होगा ऐसे रास्ते चलते चलते ऐसे झटके खाता है, तो दोस्तों वो क्या करता है? विचलन। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी शराबी की तरह क्या करती है? विचलन। इसमें कितने विचलन है? तो देखो एक झटका तो खाया है, एक झटका खाया है और एक झटका खाया है। तो आपसे कोई पूछ ले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने विचलन या डेविएशन पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने विचलन या डेविएशन पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या आएगा? 3। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है? तो देखो दोस्तों ये आराम से अपने रास्ते चल रही थी, पहली बार मोड़ा, दूसरी बार मोड़ दिया, तीसरी बार मोड़ दिया, चौथी बार मोड़ दिया, पांचवी बार मोड़ दिया, छठी बार मोड़ दिया, सातवीं बार मोड़ दिया, आठवीं बार मोड़ दिया। सरदार जी कंट्रोल। तो क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है? 8 स्थानों पर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर विचलन तो कितने हैं? 3। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर मोड़ कितने हैं? 8। मोड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टर्न। तो आराम से दोनों चीजों का अंतर देख लेना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 3 विचलन है और 8 स्थानों पर इसको मोड़ा गया है। अब दोस्तों इसको मोड़ा क्यों गया है उसका भी आपको कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर। तो इसको मोड़ा ऐसे गया है कि दोस्तों जैसे मान लो यहां पर कोई देश होता, ऐसे यहां कोई भूमि होती, जमीन होती, और हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधा रख लेते, तो इधर तो होती 4 तारीख, इधर होती 5 तारीख। तो बताओ यहाँ के लोगों को टाइम एडजस्ट करने में दिक्कत आती कि नहीं आती?
तो क्या किया, इससे अच्छा हमने क्या कर दिया, इसको जरा सा मोड़ दिया ताकि यहां समय की क्या रहे, एक रूपता। तो दोस्तों अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींचा गया, तो आप बड़े आराम से जवाब दे देंगे कि क्या, इसको जमीन से बचाने के लिए, क्योंकि अगर जमीन होगी तो वहां इसके पूर्व और पश्चिम में दो अलग अलग तारीखें होंगी और इससे यहाँ के लोगों को परेशानी होगी। तो जमीन या लैंड मास से बचाने के लिए क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया। आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये यहाँ क्या था भाई, पानी था आराम से, यहाँ क्या आ गई, जमीन आई तो इसको मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ आराम से चल रही थी गाड़ी, लेकिन यहाँ देखो दोस्तों ये फिर क्या आ गई, छोटे छोटे द्वीप आ गए, इन द्वीपों में वही समय के एक रूपता बनाए रखने के लिए इसको फिर क्या कर दिया गया, विचलित कर दिया गया या मोड़ दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा क्यों गया, विचलन क्यों किया गया, टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाया गया, तो आप आराम से बता देना, इसको लैंड मास या जमीन से बचाने के लिए कई स्थानों पर मोड़ा गया है। अब दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहां से गुजरती है, तो इस जगह पर क्या आता है, बेरिंग जल मध्य या बेरिंग जल संधि। तो आपको कोई पूछ ले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल मध्य के समांतर स्थित है। और यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में बांटती है। यह कौन सा महासागर है, इसके दोनों तरफ प्रशांत महासागर। और ये बेरिंग जल मध्य किसमें स्थित है, एक बार आएगा क्वेश्चन है दोस्तों कि बेरिंग जल मध्य कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में कौन सा देशांतर बांटता है, तो 180 डिग्री देशांतर। इस 180 डिग्री देशांतर के इधर वाले प्रशांत महासागर को आप क्या कहेंगे, तो कई लोग इसको पूर्वी प्रशांत महासागर कह देते हैं, लेकिन ये पूर्वी नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया था कि ये क्या है, पश्चिमी प्रशांत, पश्चिमी प्रशांत महासागर। और इसके इधर वाले महासागर को क्या कहते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों एक बार फिर देख लो आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये क्या है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है, प्रशांत महासागर की, इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर। देखो मैं आपको एक बार महासागर ढंग से समझा देता हूं। ये है एशिया, ये यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका और ये आर्कटिका। दोस्तों जल कितने बड़े भागों में बट गया, 5 बड़े भागों में। ये भी क्या था, प्रशांत महासागर, और ये भी क्या है, प्रशांत महासागर। अरे ग्लोब पे देखो ना आप आराम से, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आधा भाग जब ग्लोब को अपन ऐसे खोलेंगे तो आधा आधा हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो क्या हुआ दोस्तों, ये भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर। ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर। ये भारत के पास क्या हो गया, हिंद महासागर। ये अंटार्कटिका महासागर और ये आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों ये 180 डिग्री के किस दिशा में, आप बताओ ये बात, पूर्व में। तो ये क्या हो गया, पूर्वी प्रशांत महासागर। और ये किसी दिशा में है, पश्चिम में। तो ये क्या हो गया, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो ये एशिया के पास वाला महासागर क्या होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर। और ये अमेरिका के पास वाला महासागर क्या होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो इधर ही तो है अपना एशिया। तो क्या हो गया, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर और ये पूर्वी प्रशांत महासागर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या आईडीएल का निर्धारण क्यों किया गया, तो आपका उत्तर होगा समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए, समय सारणी की एक रूपता बनाए रखने के लिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां किसके समांतर स्थित है, तो बेरिंग जल संधि के समांतर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रशांत महासागर को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
के पूर्व में जाने पर क्या होगा, तो एक दिन पीछे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाने पर क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बाएं चलने पर क्या होगा, तो एक दिन आगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दाएं चलने पर क्या होगा, तो एक दिन पीछे। इसके बाद आपको प्रश्न पूछ ले, एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने विचलन या डेविएशन है, तो 3। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है, 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा क्यों गया है, तो इसको लैंड मास या जमीनी भूभाग से बचाने के लिए मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक दिन में कितनी तारीखें देखी जा सकती हैं, तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक साथ 3 तारीखें देखी जा सकती हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, बस आप ये ध्यान रख लेना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उत्तर दे देना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक साथ कितने दिन देखे जा सकते हैं, 3। जैसे ये मान लो यहाँ सोमवार, तो ये क्या हो गया, इधर एक दिन आगे मंगलवार, यहाँ मंगलवार आ गया, और यहाँ क्या आ गया, बुधवार। तो आप ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर आपको लगता होगा कि एक साथ 2 ही दिन देखे जा सकते हैं, 2 ही तारीख देखी जा सकती है। नहीं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कुछ समय के लिए एक ही समय में 3 तारीखें देखी जा सकती है। जय श्री राम। इसके बाद 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। एक तो इंटरनेशनल डेडलाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मान्यता दी गई। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा आईटीएल इंटरनेशनल टाइमलाइन या जीएमटी, इसको मान्यता दी गई। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बनाया गया, 180 डिग्री देशांतर को, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसको बनाया गया, 0 डिग्री देशांतर को। तो ये दोनों काम ही कब किए गए, 1884 में। कहां पर किए गए, वाशिंगटन डीसी। कौन सी कॉन्फ्रेंस में किया गया, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया। अब टाइम को कहते हैं समय, जोन को कहते हैं कटिबंध। तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे का क्या हो गया, एक समय कटिबंध या एक टाइम जोन। 1 घंटे का एक समय कटिबंध या एक टाइम जोन। तो दोस्तों, सूर्य की किरण एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 1 घंटे में कितने देशांतरों को पार करेगी, 60 मिनट में कितने देशांतरों को पार करेगी, 15 देशांतरों को। तो बताओ, एक समय कटिबंध में कितने देशांतर होंगे, 15 देशांतर। अब 15 देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरण 60 मिनट या 1 घंटा लेती है। तो बताओ, 15 देशांतरों को हम 1 घंटा वर्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो अगर आ जाए 1 घंटा वर्त में कितने देशांतर होते हैं, 15 देशांतर। एक समय कटिबंध या एक टाइम जोन में कितने देशांतर होते हैं, 15 देशांतर। आपसे कभी कोई पूछ ले 3 समय कटिबंधों में कितने देशांतर होंगे, तो 45 देशांतर। 5 घंटा वर्त में कितने देशांतर होंगे, तो 1 घंटा वर्त में 15, तो 15 पंजे 75 देशांतर। इसके बाद दोस्तों, स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, उनके पास साधनों का क्या था, अभाव था। तो उस परछाई को देखकर ही क्या बता देते थे, समय का निर्धारण कर देते थे। अब दोस्तों, एक बार हम इंडिया लेते हैं, ये अपना क्या है, भारत। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो भारत का देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो यहां पर क्या है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत कौन से देशांतरों में, पूर्वी देशांतरों में। और यहां 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत कितने देशांतरों में फैला हुआ है, 29। तो 29 देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरण कितना टाइम लगेगी, 116 मिनट। तो जो स्थिति यहां पर सुबह 7 बजे होती है ना गुजरात में, वो स्थिति अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे हो जाती है, 2 घंटे पहले, क्योंकि यहां का टाइम 2 घंटे आगे, पूर्व का टाइम इधर वाई टाइम से क्या होता है, आगे। तो 2 घंटे आगे, तो यहां 5 बजे ही वो स्थिति होगी। अगर अपने यहां पर 8 बजे सूर्य उदय होता है, तो यहां पर 6 बजे हो जाएगा। अपने यहां अपने को मां के कहे कि बेटा उठ जा, दिन उग गया हो, सूरज उग गया हो,
8 बजेगा। तो बताओ अरुणाचल प्रदेश में माँ कितने बजे कह देगी अपने बच्चों को? तो 6 बजे कह देगी, दिन उग गया, सूर्य उदय हो गया, उठ जा। तो दोस्तों यहाँ का समय, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से क्या है, 2 घंटे आगे। तो क्या किया दोस्तों, अब अलग अलग टाइम तो रख नहीं सकते 29 देशांतरों का, तो हमने क्या किया, एक इनके बिल्कुल बीच में ये 68, ये 97, 29 होते हैं, तो 29 का आधा 14.5, 68 में 14.5 जोड़ा क्या आ गया, 82 डिग्री। कौन से देशांतर में? भारत पूर्वी देशांतर में। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कर लिया हमने, अपना मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर लिया। तो बताओ ये क्या है, भारतीय मानक समय, तो इसको क्या कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां पर है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये कहां से लिया गया है, जैसे एक बात हो, अंतरराष्ट्रीय समय कहां से लिया गया है, ग्रीनविच रेखा से। तो भारतीय मानक समय कहां से लिया गया है, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मिर्जापुर, और इस मिर्जापुर में एक गांव है नैनी, तो नैनी गांव से। तो भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया है, नैनी गांव से। भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया है, नैनी ऑप्शन में नहीं होता मिर्जापुर से, और मिर्जापुर भी ऑप्शन में नहीं होता उत्तर प्रदेश या यूपी से। यह मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, देखना, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मानचित्र में देखोगे यहां पर क्या आ गया, यूपी, इसके बाद एमपी, यह छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आईएसटी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। इसके बाद दोस्तों यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और आईएसटी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इन दोनों का मिलन किस राज्य में होता है, कर्क रेखा और आईएसटी एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और 5 राज्यों से आईएसटी, इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें से कर्क रेखा और आईएसटी दोनों गुजरते हैं। तो ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश, यहाँ को यही थोड़ा यहाँ भी है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से कर्क रेखा भी गुजरती है और आईएसटी भी गुजरती है, परंतु कर्क रेखा और आईएसटी एक दूसरे को कहां काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। आप ध्यान रखना इसका। तो दोस्तों भारतीय मानक समय, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा सूर्य की किरण देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट। परंतु अगर पेपर में प्रश्न आ जाए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो आपका उत्तर होगा 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है दोस्तों, 8 मिनट 16 सेकंड। और सूर्य की किरण एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट। एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट। ये इसे एक तीसरा प्रश्न और उठता है, ये सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा, और इस चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। अगर कभी पूछ रहे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचेगा, तो 1.3 सेकंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचेगा, 8 मिनट 16 सेकंड। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण कितना समय लेगी, तो आपका उत्तर होगा 4 मिनट। इन तीनों प्रश्नों का आप डिफरेंस अच्छे से समझें। एक प्रश्न दोस्तों ऐसा है कि ये 0 डिग्री देशांतर है ना, ये जैसे आज अपने विश्व का मानक समय कहां से लेते हैं, ग्रीनविच से। प्राचीन काल में यह समय कहां से लिया जाता था, भारत के उज्जैन से। भारत के उज्जैन से। तो प्रश्न आ जाए कि प्राचीन काल में 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से गुजरता था, उज्जैन से। अंतरराष्ट्रीय समय कहां से लिया जाता था, उज्जैन से। और वर्तमान में कहां से लिया जाता है, ग्रीनविच नामक स्थान, इंग्लैंड से। तो ये ध्यान देने योग्य प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। आशा करता हूं आप ध्यान देंगे। अब मैंने आपको कहा था कि अपने समय का निर्धारण कैसे करते हैं, आगे देखेंगे। तो ये मैंने क्या किया, अभी आपको बताया स्टैंडर्ड टाइम्स। तो सब देशों ने अपने अपने क्या बना रखे, स्टैंडर्ड टाइम्स बना रखे हैं। दोस्तों फ्रांस में कितने स्टैंडर्ड टाइम है,
फ्रांस में कितने समय जोन है या कितने स्टैंडर्ड टाइम है? 12। सर्वाधिक टाइम जोन या सर्वाधिक समय कटिबंध या सर्वाधिक मानक समय किस देश में है? तो आपका उत्तर होगा फ्रांस में 12। रूस ने अपने कितने मानक समय बना रखे हैं भाई? 11। आप कहोगे क्यों? और तो भाई ये रूस यार इतना बड़ा है, यहां से सूर्य की किरण को यहां तक पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। अगर यहां 10 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठने का नियम बना दे तो अब आप देख लो, यहां वालों को सोना ही नहीं पड़ेगा, या इनका क्या होगा, सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, रूस बहुत बड़ा देश है, तो इसमें कितने टाइम जोन सेट किए गए? 11। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन या सर्वाधिक मानक समय किस देश के पास है? फ्रांस के पास। पूछा गया प्रश्न। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कितने टाइम जोन है? 9। ऑस्ट्रेलिया के पास 8। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने हैं? 8। अंटार्कटिका महाद्वीप में कितने टाइम जोन है? तो आपका उत्तर होगा 10। अंटार्कटिका महाद्वीप में कितने हैं? 10। अब दोस्तों एक क्वेश्चन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। तकनीकी रूप से कौन से स्थान से सर्वाधिक टाइम जोन गुजरते हैं? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये देखो यहां, और इसमें से लगभग सभी टाइम जोन गुजरते हैं। तो पेपर में प्रश्न आ जाए तकनीकी रूप से कौन से स्थान से लगभग सभी टाइम जोन गुजरते हैं, तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में कितने मानक समय है? 10। ऑस्ट्रेलिया में 8, यूएसए में 9, रूस में 11, फ्रांस में 12। सर्वाधिक टाइम मानक समय कहां पर है? फ्रांस में। भारत में कितना मानक समय है? 1। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। अब दोस्तों आप एक बार, मैंने ये कुछ देश हैं विश्व के जिन्होंने जो जो मानक समय दे रखे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया। जापान का मानक समय रेखा कितना है? 135 डिग्री पूर्वी देशांतर। चीन का 120 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पाकिस्तान 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इंग्लैंड और नॉर्वे 0 डिग्री पूर्वी देशांतर। कोलंबिया 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। हवाई द्वीप है अमेरिका में 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो बताओ अब इनमें सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पड़ेगी? ये इतने देश लिख दिए। तो सबसे पहले जो सबसे पूर्व में है जापान में, और सबसे लास्ट में हवाई द्वीप। तो आप बता देंगे जो चीज जितना पूर्व में होगी वहां पर क्या होगा? समय आगे, और जो पश्चिम में होगी वहां पर समय पीछे। तो क्या होगा? सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पड़ेगी? जापान में, और सबसे लास्ट में हवाई द्वीप। यहां से 3 प्रश्न निकल के आते हैं। सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश या कंट्री ऑफ राइजेशन, तो आपका उत्तर होगा जापान। दोस्तों जापान बिल्कुल क्या है? पूर्व में स्थित है। अब पूर्व में स्थित होने के कारण क्या था? सूर्य की किरणें यहां पर सबसे पहले पड़ती थी, इसलिए इसे उगते सूर्य का देश या सूर्य उदय का देश या कंट्री ऑफ राइजेशन कहते थे। और इसलिए जापान का पुराना नाम, यहां पर सूर्य उदय सबसे पहले होता था, इसलिए जापान का पुराना नाम निप्पन या निप्पो भी था। आ जाए जापान का प्राचीन नाम क्या है? तो निप्पन या निप्पो। जापान को निप्पन या निप्पो क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर प्राचीन काल में क्या हुआ करता था? सबसे पहले सूर्य उदय। आप कहोगे अब नहीं होता? हाँ बिल्कुल अब नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में यहाँ न्यूजीलैंड और खोज लिया गया। पहले लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में मालूम ही नहीं था, बाद में एक देश खोजा गया न्यूजीलैंड। एक रूस का किरीबाती द्वीप पड़ता है यहाँ। तो वैसे देखा जाए तो वास्तव में सूर्य उदय का देश अब जापान नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जापान। जापान का प्राचीन नाम क्या है? तो निप्पन। एक प्रश्न यह आता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश या कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। जिसे शांति का देश भी कहते हैं ना, अरे शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? नॉर्वे में, इसलिए इसको शांति का देश भी कहते हैं। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश या कंट्री ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। एक प्रश्न और आता है, जिस प्रकार सूर्य उदय का देश जापान को कहते हैं, उसी प्रकार सूर्यास्त का देश, सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। तो आपको कहते हैं कंट्री ऑफ राइजेशन जापान, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, कंट्री ऑफ सेट सन तो ब्रिटेन। और दोस्तों एक प्रश्न और कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, कौन से देश में कभी सूर्य अस्त नहीं होता?
तो आपका उत्तर आएगा आइसलैंड। वैसे ये तकनीकी रूप से सही नहीं है, पर फिर भी अगर पेपर में कोई पूछे तो आप उत्तर दे देना। सूर्य उदय का देश जापान, जापान का प्राचीन नाम निप्पन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, सूर्यास्त का देश ब्रिटेन, और ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूर्य अस्त नहीं होता, तो आपका उत्तर आ जाएगा आइसलैंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में नहीं है जापान सूर्य उदय का देश, क्योंकि अब क्या न्यूजीलैंड को लिया गया है यहाँ, तो यहाँ पर इससे भी पहले सूर्य उदय होगा। और ये किरीबाती द्वीप है रूस का, तो यहाँ भी इससे पहले सूर्य उदय होगा, पर मानना अभी भी किसको जाता है, जापान को। रघुकुल रीत सदा चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, थोड़ा सा अपना अध्ययन करते हैं। जैसे अब अपने को कोई कहते दो देशों के देशांतर दिए हुए, जैसे यहाँ पाकिस्तान और भारत के देशांतर दे दिए। अब कोई हमें कह दे कि इस वक्त भारत में 5 PM, मतलब शाम के 5 बज रहे, तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा, मुझे ये बताओ। ये भारत पूर्व में है, ये पाकिस्तान इसके आगे चलने पे, तो इधर का टाइम पीछे होता है, तो ये तो पक्का है यहाँ पर 5 से तो पहले का टाइम होगा, पीछे का टाइम होगा, पर कितना पीछे का टाइम होगा। तो इन दोनों देशों के देशांतर देखो आप, ये 75 और 82.5 में कितना अंतर है, 7.5 देशांतर होगा। 82.5 में से 75 घटा दो, और ये पूर्व से पूर्व 7.5 देशांतर चलेंगे तो आ जाएगा। एक देशांतर चलने में सूर्य की किरण को 4 मिनट लगती है, तो 7.5 देशांतरों में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। तो अब एक बात बताओ, भारत का टाइम प्लस 30 मिनट, पाकिस्तान का टाइम भारत से माइनस 30 मिनट। तो अगर भारत में शाम के 5 बज रहे हैं, तो इसमें से माइनस 30 कर दो, 4:30 PM। भाई यहाँ भी शाम के 4:30 ही होंगे, तो जब भारत में शाम का 5 बजेगा तो पाकिस्तान में क्या बजेगा, 4:30। अगर आपको दो देशों की देशांतरीय स्थिति मालूम हो या उनके मानक समय मालूम हो, बड़े आराम से आप उनका समय बता सकते हैं। चलो यहाँ कोई भी दो देश और ले लेते हैं, जैसे अपन ये ले लें, ये चीन है और ये जापान है। आपको कोई कहते चीन में इस वक्त क्या हो रहा है, 8 AM, मतलब सुबह के 8 बजे। 8 AM का मतलब तो सुबह के 8 ही होते हैं। जापान में क्या टाइम होगा, तो बताओ चीन से जापान जाना हो तो कितने देशांतर चलना पड़ेगा, 15 देशांतर, और 15 देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण 60 मिनट लेगी, यानी 1 घंटा लेगी। तो जापान का टाइम क्या था, प्लस 1 घंटा, क्योंकि पहले पूर्व आएगा पहले, और ये चीन का टाइम माइनस 1 घंटा। तो अगर चीन का दिया हुआ और जापान का चाहिए तो प्लस 1, और जापान का दिया हुआ और चीन का चाहिए होता तो माइनस 1। तो यहाँ 8 बज रहे हैं, तो यहाँ क्या बज रहे हैं, 1 घंटा आगे। तो जापान में इस वक्त क्या बज रहे हैं, 9 AM। तो दोस्तों इस प्रकार हम विश्व के, अब आपको कोई ये कह दे कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय GMT से कोलंबिया का टाइम कितना आगे या पीछे, तो इस GMT से कोलंबिया जाना हो तो कितने देशांतर चलना पड़ेगा, 75 देशांतर। अब 75 देशांतर चलना पड़ेगा, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, 75 देशांतरों को पार करने में 300 मिनट, और 300 मिनट का मतलब 5 घंटे। तो यहाँ का टाइम, ये यहाँ का टाइम आगे, क्योंकि जो चीज पहले आएगी उसका टाइम आगे, तो यहाँ का टाइम +5 और यहाँ का टाइम -5। कोलंबिया का टाइम GMT या UTC से 5 घंटे पीछे, और GMT का टाइम कोलंबिया के टाइम से 5 घंटे आगे। अब आपको कोई ये कहे कोलंबिया में 7 AM, तो आपसे कोई पूछ ले अंतरराष्ट्रीय समय क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बता देंगे। यहां से यहां जाना है तो +12, और ये AM था, अब दोपहर के 12 बज गए, 7 AM के 5 घंटे पहले क्या होता है, 5 घंटे बाद क्या होता है, 12 बजे, तो ये 12 PM नहीं, 12 AM, दोपहर के 12 को 12 AM, इसके बाद 12:01 से क्या शुरू हो जाता है, PM, तो 12 AM। तो दोस्तों कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप उनके आराम से जवाब दे सकते हैं। देखो कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको ये कह दूं कि ये दो देश है, दो स्थान है, एक का नाम है A और एक स्थान का नाम है B, और इनकी अवस्थिति क्या है, भाई अवस्थिति अक्षांश देशांतर में बताई जाती है, तो इनकी अवस्थिति क्या है, 120 डिग्री 120 डिग्री E, 40 डिग्री N। दूसरे की अवस्थिति क्या है, 60 डिग्री E, 30 डिग्री S। अब ये दोनों चीज आपको देने के बाद ये पूछे कि इन दोनों देशों के समय में कितना अंतर होगा, तो आप क्या बताएंगे, समय का अंतर चाहिए तो अक्षांश काम में आएगा या देशांतर,
तो आपके देशांतर काम में आएगा। तो देशांतर तो या तो पूर्वी होते हैं या पश्चिमी, तो ये उत्तरी, इसका मतलब है अक्षांश। इसका मतलब ये था कि ए स्थान 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और 40 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो समय के लिए कभी भी अक्षांश काम में नहीं आएंगे, तो ये काट दो। अब ये दोनों देश अपन ने ये 0 डिग्री देशांतर बना दिया आराम से। पहला देश ए है 120 डिग्री पूर्व में, और अगर पश्चिमी देशांतर बोलता तो इधर कितने पूर्वी है, तो ये 60 डिग्री कहां है, ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो बताओ इन दोनों देशों तक जाने में कितने देशांतर चलना पड़ेगा, 60। एक देशांतर चलने में 4 मिनट, 60 देशांतरों में कितनी, 240 मिनट, यानी 4 घंटे। तो इन दोनों देशों के टाइम में कितना अंतर होगा, 4 घंटे का। कितने घंटे का, 4 घंटे का। तो बताओ आगे कौन सा होगा, तो जो जितना पूर्व में होगा, तो ये +4 और ये -4, b -4। तो मैं लिख सकता हूं यहां +4 और यहां -4। अगर b का टाइम दे दे 6 AM, तो a का टाइम क्या होगा, a तक जाने के लिए +4। तो बताओ 6 AM के 4 घंटे बाद क्या आएगा, 10 AM, सुबह के 10 ही तो बजेंगे। और अगर ये 6 AM यहां दे दिया जाता कि a का टाइम सुबह 6 बजे, तो b का टाइम क्या होगा, b के टाइम तक जाना है तो -4, यहाँ क्या था, -4। तो सुबह के 6 बजे में से 4 घटा देंगे तो सुबह के 2, यानी 2 AM, रात के 2, ये 2 AM। आराम से हम घटा के और जोड़ के बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि इस प्रकार की कोई भी समस्या आपकी शेष न पूछे। जैसे मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, मैंने आपको दे दिया, एक देश, एक स्थान है x और एक स्थान है y, इसकी स्थिति है 40 डिग्री एंड 50 डिग्री ई। ये एक देश है, इसकी स्थिति है 20 डिग्री एंड 10 डिग्री डब्ल्यू। इन दोनों देशों के समय में कितना अंतर होगा, तो दोस्तों बड़े आराम से ये अपने, ये क्या है, अक्षांश एन यानी उत्तरी अक्षांश, तो ये अपने कोई काम नहीं है समय का अंतराल निकालते हो। इन दोनों को देखेंगे तो पहले 0 डिग्री लिखिए, 10 डिग्री पश्चिम इधर हो जाएगा, इसके पश्चिम तो इधर ही होगा, और 50 डिग्री पूर्व इधर हो जाएगा। ये कौन सा स्थान है 50 डिग्री पूर्व में, x, और ये कौन सा है, y। तो बताओ इससे इस तक आएंगे तो क्या होगा, 50 तो यहां तक आने में चलना पड़ेगा और 10 यहां तक आने में, तो 60 देशांतर चलने पड़ेंगे। तो इन दोनों देशों के टाइमों का अंतर कितना होगा, 60 चौक 240 मिनट, यानी 4 घंटे। तो बताओ कौन सा देश आगे होगा, तो जो पूर्व में, तो x का टाइम 4 घंटे आगे, तो ये +4 और ये -4। इनमें से किसी का भी टाइम दे दे, x का दे दे तो y का चाहिए तो -4 कर दो, y का दे दे x का चाहिए तो +4 कर दो, आराम से बता देंगे आप। जय श्री राम। तो इस प्रकार हम आराम से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एंटीपोडल किसे कहते हैं, एंटीपोडल। तो एंटीपोडल का मतलब होता है पृथ्वी का विपरीत सिरा। जैसे मान लो मैं आपको एक स्थान दे दूं A, और इसकी स्थिति दे दी मैंने 30 डिग्री एंड 50 डिग्री ई, और मैं आपको कोई इसका एंटीपोडल बताऊं, तो मतलब बिल्कुल ये क्या है, इसका मतलब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है और ये 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो बताओ इसका एंटीपोडल क्या होगा, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का उल्टा क्या होता है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और मैंने अभी आपको 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का एंटी लॉन्गिट्यूड बताया था कितना, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो आपको कोई पूछे कि ए स्थान का ये क्या है, स्थिति है, तो बताओ इसका एंटीपोडल क्या होगा, तो आप बड़े आराम से 30 डिग्री एस और 130 डिग्री डब्ल्यू। एक प्रश्न और दे देते, आपको कोई दे दे कोई स्थान एक्स है और इसकी अवस्थिति है 50 डिग्री एस 30 डिग्री डब्ल्यू, तो इसका एंटीपोडल क्या होगा, आप बड़े आराम से बता देंगे 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का उल्टा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री पूर्वी अक्षांश पश्चिमी अक्षांश का उल्टा 150 डिग्री पूर्वी अक्षांश। अरे एंटी वो निकालना आता है आपको, एंटी लॉन्गिट्यूड, तो इसका तो एंटी लॉन्गिट्यूड निकाल दो, इसका तो आसान है, 50 डिग्री दक्षिणी का 50 डिग्री उत्तरी, तो यह हो गए एंटीपोडल ज्ञात करना। तो आपसे कभी भी कोई एंटीपोडल पूछे तो आराम से बता देंगे आप। एंटीपोडल का मतलब होता है पृथ्वी के किसी बिंदु से उसके जस्ट विपरीत बिंदु
को क्या कहा जाता है? एंटीपोडल। दोस्तों अभी भी कुछ पर्सन शेष रह गए हैं, लेकिन हमारे पास समय भाव या वीडियो काफी लंबा होने के कारण इससे अगले वीडियो में आपको अक्षांश और देशांतर से संबंधित शेष जानकारियां दे दी जाएंगी। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी है और मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आए, तो जिसको समझ में आया वो इसको लाइक करना, जिसको नहीं समझ में आया वो इसको डिसलाइक जरूर करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं तो चला खरबूजा खाने। जय श्री राम।